नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 40 यानी कार्यपत्रक संख्या 40 को। यह आपकी 11 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम ल्हासा की ओर पाठ को जारी रखेंगे। ल्हासा की ओर पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। अब ये यात्रा वृत्तांत क्या होता है कि जब भी हम किसी यात्रा पर जाते हैं, जो कुछ भी हमारे अनुभव होते हैं, जो कुछ भी हम देखते हैं, जो भी हमारे अच्छे बुरे खट्टे मीठे फीके अनुभव होते हैं, उनको लिखना, उनको लिपिबद्ध करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। इस पाठ में लेखक ल्हासा, जो कि तिब्बत की राजधानी है, तो ल्हासा की यात्रा पर निकले, या हम यूं कह सकते हैं कि वो तिब्बत की यात्रा पर निकले। तो जो भी उनके अनुभव रहते हैं वो सभी अनुभव उन्होंने यहाँ पर इस पाठ में हमारे साथ साझा किए। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि लेखक के ज़्यादातर अनुभव अच्छे रहते हैं, वहाँ के लोग काफ़ी मिलनसार हैं, जो प्राकृतिक दृश्य है वो भी देखने लायक है। थोड़ी बहुत समस्याएं आती है, जैसे जो रास्ता है वो काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है, पर्वतीय इलाके से होकर के जाते हैं तो थकाऊ रास्ता है। दूसरा, जहाँ पर निर्जन इलाके होते हैं वहाँ पे चोर लुटेरों का डर भी बना रहता है। आज के इस अंतिम भाग में, जो इस चैप्टर का, इस पाठ का अंतिम भाग है, इसमें लेखक बता रहे हैं कि वहाँ की ज़मीनें कैसे बंटी हुई और बौद्ध मठ, जो बौद्ध विहार है, वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हम इस अंतिम अंश को पढ़ेंगे, फिर इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न है जिनको हमें हल करना है। तो यहाँ पर तिब्बत की जमीन की बात की जाए तो तिब्बत की ज्यादातर जमीन है वो बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बंटी हुई। जागीरदार मतलब यूं कह सकते हैं जमींदार है, कुछ बड़े जमींदार है, कुछ छोटे जमींदार है, कुछ मध्यम जमींदार है, तो उनमें आपस में बंटी हुई है। इनमें से कुछ जागीरों का हिस्सा है वो बहुत बड़ा हिस्सा, कुछ नहीं बहुत बड़ा हिस्सा है वो मठों या फिर विहारों के हाथ में भी है। अब ये मठ या विहार क्या होते हैं कि जहाँ पर बौद्ध धर्म के भिक्षु रहते हैं, वो वहीं पे निवास स्थान करते हैं। तो बौद्ध धर्म के जो भिक्षु रहते हैं उनको बोलते हैं मठ या विहार। ठीक, अब जो मठ है या विहार है, इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा ज़मीन होती है जिनके ऊपर कृषि कार्य किया जाता है और उन्हीं से इन मठों को आय प्राप्त होती है। अब जो जागीरदार होते हैं वो अपनी अपनी ज़मीन के ऊपर खुद खेती करवाते हैं ज़्यादातर, और इसके लिए उन्हें बेगार में मजदूर मिल जाते हैं। बेगार क्या होता है? बेगार का मतलब होता है बिना पैसे के काम करने के लिए। इनको मजदूर आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि जो दूसरे कार्यों में काम करने के लिए लगे होते हैं इनके आदमी, उन्हीं से वो खेती का काम भी करवा लेते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ पर कोई भिक्षु भेजा जाता है। अगर हम विहारों की या मठों की बात करें तो भिक्षु होता है, उसको एक तरीके से नियुक्ति कर दी जाती है, अपॉइंट कर दिया जाता है कि उसको ये खेती देखनी है। जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता, यानी कि जो भिक्षु होता है उसका उतना ही रोब होता है जैसे कि राजा का होता है। यानी जो खेती करने वाले मजदूर होते हैं उनके लिए वो एक तरीके से राजा की तरह ही होता है। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु जो थे वो बड़े भद्र पुरुष थे। अब शेखर कौन है? यहाँ पर शेखर एक बौद्ध मठ का नाम है। ठीक, जो शेखर का मठ है या शेखर का जो विहार है, तो वहां पर जो खेती के मुखिया थे, यानी कि जिसको खेती देखने के लिए नियुक्त किया गया था, वो भिक्षु थे नम से। बड़े भद्र पुरुष थे। भद्र पुरुष मतलब बड़े भले भले मानस थे। वह बहुत प्रेम से मिलते हैं जब लेखक को देखते हैं। हालांकि लेखक का जो वेश था वो वैसा नहीं था, यानी कि वो एक तरीके से भिखारी के जैसे वेश में थे, अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए थे, लेकिन भी फिर भी जो वहाँ पर भिक्षु होते हैं, जो खेती को देख रहे होते हैं नम से, वो बड़े प्यार से मिलते हैं, बड़ा आव भगत करते हैं, इज्जत करते हैं। तो इसलिए लेखक को बड़ा अच्छा लगता है कि उनका वेशभूषा भी वैसी नहीं थी, फिर भी उनका एक तरीके से उतनी ही इज्जत दी जाती जितने की अगर वो अच्छी वेशभूषा में होते तब उनको मिलती। यहाँ पर एक अच्छा मंदिर भी था, यानी कि उसी शेखर के विहार की या फिर मठ की बात की जाए तो शेखर के विहार में एक अच्छा मंदिर है। उस मंदिर में कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई है। अब कंजूर क्या होता है? जो बुद्ध वचन की अनुवादित पुस्तकें, यानी कि बौद्ध धर्म में जो बुद्ध वचन है, जो भगवान गौतम बुद्ध है उनके जो वचन है, उनको वहाँ की स्थानीय भाषा में अनुवाद किया हुआ है, तो उनको बोलते हैं कंजूर। कंजूर की 103 पोथियां लिखी हुई है। पोथियां क्या होती है? जो हाथों से लिखी जाती है, हस्तलिखित। ठीक, तो हाथों से लिखी हुई 103 पोथियां वहां पर रखी हुई, और वहीं पर जो लेखक है जब वहां पे ठहरते हैं तो उनका आसन लगवा दिया जाता है उसी मंदिर के पास में। और वहां पर जो वो क्योंकि लेखक को भी अच्छा लगता है, अच्छा इसलिए लगता है कि इनको पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो उन्होंने उन पोथियों को देखा तो वो सभी जो पोथियां थी बड़े मोटे कागज के ऊपर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी, और एक एक पोथी का वजन लगभग 15 सेर से कम नहीं रहा होगा। सेर क्या होता है? पहले जैसे किलोग्राम से पहले सेर में वजन को तोला जाता था, जो सेर होता है वो किलोग्राम से थोड़ा छोटा होता है, तो लगभग आप मोटे तौर पे अंदाजा लगा सकते हो कि 15 किलोग्राम के आसपास की एक पोथी थी। तो ये था अंतिम अंश, अंतिम भाग इस पाठ का। अब हम इसी पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए जिनको हमें हल करना है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 से 4 तक है जो हमारे विवरणात्मक रहेंगे, जिनको हम नीचे हल करेंगे, और हमारा प्रश्न संख्या 5 और 6 है, इसमें हमें 4 विकल्प दिए गए। जो 5वां प्रश्न है, चलिए पहले उसको हल करते हैं। 5वां प्रश्न है कंजूर किसे कहते हैं? 4 विकल्प दिए गए।
पहला जो ऑप्शन है, बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां, उनको कंजूर कहा गया। दूसरा, तिब्बत में एक स्थान है, उसको कंजूर कहा गया। तीसरा, मंदिर का नाम है जिसको कंजूर कहा गया। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही विकल्प आपका क्या रहेगा, बुद्ध वचन की जो अनुवादित हस्तलिखित 103 पोथियां उनको कंजूर कहा गया। उसके बाद छठा हमारा प्रश्न है, हस्तलिखित का विग्रह करते हुए हमें समास का नाम बताना है, यानी कि इसका समास विग्रह भी करना है, शब्द को अलग अलग करना है, साथ साथ समास का नाम बताना है। तो समास के नाम तो चारों में ही तत्पुरुष दिए गए हैं, ओके, यानी कि इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए हम देखते हैं। पहला विकल्प है हाथ से लिखी हुई और समास रहेगा तत्पुरुष। दूसरा, हाथ की लिखी हुई, समास रहेगा तत्पुरुष। तीसरा, हाथ में लिखी हुई, तत्पुरुष समास। और चौथा, हाथ को लिखी हुई, तत्पुरुष समास। तो इसमें सही विकल्प आपका क्या रहेगा, हाथ से लिखी हुई और समास यहाँ पर तत्पुरुष है, ओके। यानी कि पांचवा जो आपका प्रश्न है उसका सही उत्तर आपका क्या रहेगा, और जो छठा आपका प्रश्न है उसका भी सही जो विकल्प रहेगा वो आपका क्या रहेगा। उसके बाद पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे प्रश्न को भी हल करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, तिब्बत में जमीन की क्या स्थिति थी, ये हमें बताना है। तो तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बंटी हुई थी और इन जागीरों का बहुत बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में था, मठ या विहार कह लीजिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया, दूसरा प्रश्न भी काफ़ी आसान है। तिब्बत की ज़मीनों पर खेती का काम कौन करता है? तो अपनी अपनी जागीर में एक जागीरदार कुछ खेती करता है, यानी कि कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं, ओके। यानी कि जो जागीरदार है वही खेती करवाते हैं और मजदूर अधिकांशतः उनको बेगार में मिल जाते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया, तीसरा हमारा प्रश्न है, शेखर की खेती के मुखिया कैसे आदमी थे? तो शेखर की जो खेती के मुखिया थे भिक्षु थे, नमसे जिनका नाम था, बड़े भद्रपुरुष थे, भद्रपुरुष मतलब बड़े भले मानस थे और वह लेखक से बहुत प्रेम से मिलते हैं। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न दिया गया, चौथा प्रश्न है, गद्यांश में मंदिर के बारे में क्या बताया गया, ये हमें बताना है। तो उस इलाके में एक अच्छा मंदिर था और उस मंदिर में कंजूर यानी कि बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां वहां पर रखी हुई थी, यानी कि इतना ही वर्णन किया गया, यह इतना ही हमें बताना है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी, काफ़ी आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी, इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।